जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम समझेंगे बचत प्रवृत्ति या बचत फलन। देखिए, हम समग्र मांग के घटक पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय एवं शुद्ध व्यय, इन चारों को समझेंगे। तो कल हमने जो स्टार्ट किया है पिछली क्लास में उपभोग व्यय, ठीक है। अब उपभोग व्यय के अंतर्गत ही क्या आता है, बचत भी आता है। इसलिए बचत को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि बचत प्रवृत्ति या बचत फलन क्या होता है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। इस प्रकार के 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न बनकर निकलते हैं, तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम बचत को समझ लेते हैं कि बचत होती क्या है। सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें कि बचत किसे कहते हैं, तो उसके लिए सभी के लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। आपको बस पढ़ना है और समझना है। आप एक बार समझ लीजिए, इसके बाद चाहे तो आप इसी प्रकार के नोट्स भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक में और परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने पूरा नोट्स तैयार कर दिया है, आपको समझा देता हूं एक बार, उसके बाद आप इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए समझते हैं बचत किसे कहते हैं। बचत आय का वह भाग है जो कि उपभोग के पश्चात शेष बचा रहता है। क्या होता है? उपभोग के पश्चात शेष बचा रहता है, उसे हम बचत कहते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वह 1000 रुपये है, ठीक है। आप कुछ पैसा कपड़े खरीदने पर, कुछ पैसा खाने पर, कुछ पैसा सब्जी वगैरह खरीदने पर और बाकी के जो खर्चे होते हैं जैसे साबुन, तेल, जो कुछ भी है, उस सब को खर्च करने के बाद आपके पास मान लीजिए 200 रुपये शेष बच जाता है, ठीक है। सारा खर्च आपका निकालने के बाद, बिजली बिल, पानी बिल, जो भी है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। आय तो आपकी ज़्यादा होती है, जैसे 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, किसी की 40 है, किसी की लाखों में है, ठीक है। हम एक साधारण सा उदाहरण ले रहे हैं कि 1000 रुपये आपकी आय है, जिसमें से आपका कपड़ों का, जूते का, खाने का, सभी का खर्च निकालने के बाद आपके पास यदि 200 रुपये बचते हैं तो ये क्या होगी, आपकी बचत होगी, ठीक है। इसे को ही हमें क्या करना है, परिभाषा में लिखना है कि बचत आय का वह भाग है जो कि उपभोग, मतलब बाकी का जो सामान हमने खर्च कर दिया है सामान खरीदने पर, खाने पर, वो क्या हो गया है, उपभोग हो गया है। उपभोग के पश्चात जो शेष बचा रहता है उसे बचत कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बचत का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बचत का आय एवं उपभोग से गहरा संबंध होता है। किससे? बचत का आय एवं उपभोग से। अब देखिए, जो खर्च हो गया वो क्या हो गया है, उपभोग हो गया है, और जो हमें मासिक प्राप्त हो रहा है ये क्या है, आय है। तो इससे क्या होता है, बचत का, अब ये 200 रुपये जो बच रहा है ये क्या हो गया, बचत हो गया। इसका दोनों से ही गहरा संबंध होता है। किस प्रकार से होता है? आय और बचत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। किसमें? आय और बचत में। किस प्रकार से? कि आय आपकी बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा बचत कर पाओगे, ठीक है। आय कम हो जाएगी तो आप कम बचत कर पाओगे। तो इससे तो क्या हो गया है, प्रत्यक्ष संबंध हो गया है। अर्थात आय के अधिक होने पर बचत भी अधिक होती है, जबकि उपभोग और बचत में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि देखिए, यदि आप उपभोग ज़्यादा करेंगे, जैसे आपके पास 1000 रुपये की आय है और आप 1000 रुपये पूरा खर्च कर देंगे तो आपकी बचत होगी? नहीं होगी। तो इसके साथ कैसा संबंध है, अप्रत्यक्ष संबंध। यदि आप उपभोग में वृद्धि होने से बचत में कमी होती है, ठीक है। और साधारण और सिंपल सा हम क्या कह सकते हैं कि अतः बचत आय एवं उपभोग का अंतर है। किसका अंतर है? जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर 800 रुपये खर्च हो गया, अब 1000 रुपये आय है, तो 1000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे उपभोग 800, तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा, बचत होगा, ठीक है। तो बचत जो है आय एवं उपभोग का अंतर है। चलिए अब तालिका के द्वारा समझ लेते हैं। तो तालिका के द्वारा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम तालिका बनाएंगे। तो आय जो है हम 40 के अंतर से बनाते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। मैंने उसी प्रकार से ये तैयार किया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले आय जो होती है, देखिए शून्य रहती है, ठीक है। फिर भी उपभोग जो है कुछ ना कुछ होता है। तो हम मान लेते हैं उपभोग जो है वो सी है। कैसा है? उपभोग सी है, और अंकों में उसको हम प्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि 20 आपका खर्च हो रहा है, भले ही आपकी कमाई हो या ना हो, ठीक है। आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ता है। इसके बाद बचत कैसी होगी यहाँ पर? अब बचत कैसी है यहाँ पर, जो आखिरी में हमने देख लिया है आय एवं उपभोग का अंतर,
तो आय में से हम उपभोग को घटा देंगे तो बचत निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी? -20। इसके बाद दूसरा हम मान लेते हैं आय हमारी बढ़ जाती है 40 रुपये हो जाती है, और उसके साथ उपभोग भी हमारा बढ़कर कितना हो जाएगा? मान लीजिए 50 हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारी आय बढ़कर 80 हो जाती है, हम इसको 40 में बढ़ा रहे हैं, तो उपभोग भी हम कितना करते हैं? मान लीजिए 80 करते हैं, तब हमारी बचत कैसी होगी? 0 होगी। ठीक है, कोई बचत नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए फिर से हम आय बढ़ा देते हैं 40 और 120 कर देते हैं, और हमारा उपभोग हो जाता है 110 का, तब हमारी बचत कैसी होगी? ये प्लस में कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसके बाद 160 कर देते हैं हम आय को, और उपभोग को कर देते हैं हम 140, तब हमारी बचत ये भी कितनी हो जाएगी? प्लस में फिर 20 हो जाएगी। इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये हमारी बचत निकल के आ जाएगी। इसके बाद एक और बढ़ा लेते हैं हम, मान लीजिए 200 रुपये हमारी आय हो जाती है, और जो उपभोग है ये पहुंच जाता है 170, तब हमारी बचत कितनी हो जाएगी? ये प्लस में होगी 30। ठीक है, अब ये एक प्रकार से देखिए यहाँ पर आय है और ये उपभोग हो रहा है, दोनों का अंतर क्या होता है? दोनों का अंतर होता है बचत। तो 0 में से इसको माइनस किया, माइनस में ही आया। 40 में से 50 माइनस करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस टेबल को बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ पर बनाते हैं कि देखिए ग्राफ किस प्रकार का बनता है बचत का और आय का। तो नीचे यहाँ पर हम आय को प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जब हमारी आय नहीं होती है तब भी हमारा उपभोग होता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें खर्च करना पड़ता है, तो वो कैसा रहता है? माइनस में रहता है। एक प्रकार से आप किसी से उधार लेकर खर्च करोगे, ठीक है, करोगे तो सही, खाना तो पड़ेगा आपको, तो इसलिए उसको किस में लिख लिया है? माइनस में भी जाएगी। ठीक, तो बचत माइनस में भी जाती है भाई, तो इसके लिए बचत में जो है वो उसको हम माइनस में ही प्रेजेंट करेंगे। तो एक्स अक्ष पर तो हम आय को प्रेजेंट करेंगे और वाई अक्ष पर हम बचत को प्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं, सबसे पहले आय को यहाँ कर लेते हैं हम। तो ये हमने की है 40 में 40, 80, 120, 160, 200, ये कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, अब चलिए जब आय शून्य है, कितनी है आय? जब शून्य है तब बचत कितनी है? -20। तो ये हो गया शून्य और यहाँ पर 20, तो ये बचत कितनी हो रही है? -20। उसके बाद आय बढ़ जाती है 40, तो फिर बचत कितनी हो जाती है? -10। तो ये -10 हो गया और ये आय 40 हो गई यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आय हमारी 80 हो जाती है, तो बचत भी कितनी हो जाती है? 0। बचत कितनी? 0, तो ये 0 है, तो 80 पर ये 0 हो गया। इसके बाद 120 हो जाती है हमारी आय, तो बचत कितनी हो जाती है? 10। अब ये प्लस में पहुंच गई है, तो 120 ये है और प्लस का 10 ये है यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो इसको यहाँ पॉइंट करेंगे। इसके बाद 160 हो जाती है हमारी आय, तब हमारी बचत कितनी पहुंच जाती है? 20 प्लस में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 200 हमारी आय हो जाएगी, तो हमारी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी? 30 पर, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और यदि हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 240 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितना रखना है हम? 30 का, तो ये मान लीजिए कितना हो जाएगा फिर? 200। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 40। ठीक है, तो 40 पर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 40। ठीक, अब इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं यहाँ से इस प्रकार से, जहाँ से हमने पॉइंट किया है, तो ये जो हमारा वक्र निकल के आएगा इसे हम क्या कहेंगे? एस वक्र। एस मतलब कि बचत। कौन सा वक्र हम बना रहे हैं? बचत वक्र। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? बचत वक्र होगा। इसे हम एस से भी प्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम बाय माइनस सी भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी आय माइनस उपभोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए। बड़े ही मैंने सरल और सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, जो आपको समझने में काफ़ी अच्छे हैं और सरल हैं। चलिए अब बाकी की इसके देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से कल हमने उपभोग में उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति को समझा, फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को समझा, ठीक इसी प्रकार से अब हमें बचत में भी समझ लेना है कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। चलिए तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं, इसके भी मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। सबसे पहले औसत बचत प्रवृत्ति। तो औसत क्या होता है?
एक प्रकार से अनुपात होता है। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम निकाल किसके बीच में रहें। जैसे कि औसत बचत प्रवृत्ति कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात होती है। बस हमने ये ध्यान रख लिया, इसी को हम परिभाषा में लिख देंगे और इसी को समीकरण में बदल देंगे। क्या करना है? औसत बचत प्रवृत्ति कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात होती है। अन्य शब्दों में कुल बचत को कुल आय से भाग देकर के ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसे निम्न समीकरण के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। एपीसी बराबर एस क्या हो गया? बचत, और बाय क्या हो गया? आय। ठीक है, और इसको अगर ये आपको पूरा दिखाना है कि भाई एपीएस के द्वारा आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे औसत बचत और प्रवृत्ति। ठीक है, इसको प्रवृत्ति को हम फलन भी लिख सकते हैं कि औसत बचत फलन। और इसके बाद एस से क्या प्रेजेंट कर रहे हैं हम? एस के द्वारा बचत को दिखा रहे हैं, क्या बचत हो रही है, और बाय के द्वारा कुल आय को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से भी हम लिख देंगे तो और अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का प्रश्न कंप्लीट हो गया है कि भाई औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, और यहाँ पर ये 3 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट कर लिया है ग्राफ के द्वारा। आप इतना ही लिखेंगे, आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो 1 या 2 नंबर के आते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में इतनी आय हो रही है, इतनी बचत है, तो इसके आधार पर आप औसत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी, मतलब कि एपीएस कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको जो बचत मिलेगी उसको ऊपर रख देना है और जो टोटल आय है उससे भाग दे देना है, तो आपकी औसत बचत प्रवृत्ति निकल के आ जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से कल हमने समझा था एक बार उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जो हमने कल समझा हुआ था कि उपभोग में भी डेल्टा का, डेल्टा मतलब क्या था? अंतर, नए डाटा में और पुराने डाटा में अंतर, मतलब कि नई इकाई में से जो पुरानी पिछली इकाई है उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद दोनों को जो फॉर्मूला है उसमें बिठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एमपीएस बराबर मतलब कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसको कर दिया सीमांत बचत और प्रवृत्ति, इससे प्रेजेंट कर रहे हैं। बस हमने देखिए समझ लिया कि आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये हमें मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब डेल्टा का मतलब यहाँ पर होता है अंतर, मतलब कि नए डाटा और पुराने डाटा में अंतर। जिस प्रकार से कल हमने जो 2 नंबर का या 1 नंबर का न्यूमेरिकल समझा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इसका न्यूमेरिकल आएगा, को इसको भी हमें कर देना है। अब डेल्टा यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा एस मतलब कि बचत में परिवर्तन। ठीक है, ये बचत में परिवर्तन को प्रेजेंट करेगा। और डेल्टा बाय ये किस में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा? ये आय में हो रहे परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ठीक, बस इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, हम सब कुछ आसानी से कर लेंगे। देखिए जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि आय यदि बढ़कर, जैसे हमने कल उदाहरण लिया था कि 1000 करोड़ से 1200 करोड़ हो जाती है, तो 1000 करोड़ से कितनी हो जाती है? 1200। तो 1200 में अब इसका ये नया वाला है और ये पुराना वाला, यहाँ से बढ़कर यहाँ हो रही है, तो डेल्टा बाय होगा ये। तो डेल्टा बाय कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा 200। और इसी प्रकार हमने किसका लिया था? फिर उपभोग का लिया था। यहाँ पर हमें समझना है बचत का। तो बचत मान लीजिए 800 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाती है? 900 करोड़। तो यहाँ पर डेल्टा क्या निकल आएगा? वहाँ पर हमने डेल्टा सी निकाला था, यहाँ पर डेल्टा एस निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 100। अब क्या कर देंगे? फॉर्मूले में रख देंगे कि भाई ऊपर रखना है बचत को एस और नीचे रखना है आय को। तो 200 कितना आ रहा है? 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.5 इस प्रकार से निकल के आता है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। ये 2 परिभाषाएं हैं, इनको भी समझ लीजिए। देखिए पूछ लिया जाता है यथार्थ बचत क्या होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको भी कर लें। यथार्थ बचत वह बचत होती है जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में की जाती है। ठीक, इस प्रकार की बचत का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बस क्या किया जाता है? बचत की जाती है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक, आप क्या करते हैं? 1000 रुपये से आपकी आय बढ़कर मान लीजिए 1500 रुपये हो जाती है, तब आप 200 रुपये बचा रहे थे,
ठीक है। अब आपकी आय और बढ़ जाती है तो आप खर्च थोड़ा बढ़ाएंगे लेकिन बचत को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए 400 रुपये की बचत करने लगते हैं और इसको बैंक में जमा करने लगेंगे, लेकिन इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता कि भाई मुझे क्या करना है। देखिए प्रेरित बचत क्या होती है, प्रेरित बचत जो होती है वो अलग होती है और यथार्थ बचत जो होती है वो अलग होती है। प्रेरित बचत मतलब कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मकान खरीदना है, तो उसके लिए आप हर महीने आपकी जो सैलरी है उसमें से पैसा बचा बचा कर रखेंगे, तो वो क्या है, प्रेरित है कि भाई किसी चीज़ के लिए आप बचत कर रहे हैं। इसीलिए इसी प्रकार से होता है प्रेरित उपभोग। अब प्रेरित उपभोग क्या होता है, देखिए वह उपभोग जो आय पर निर्भर होता है उसे प्रेरित उपभोग कहा जाता है। आय पर निर्भर मतलब कि यदि आपकी आय होगी तो क्या होगा, उपभोग में परिवर्तन होगा। वो उपभोग कैसा होगा, प्रेरित होगा कि चलो भैया अब पैसे हमारे पास आने लगे हैं तो हम इस चीज़ को भी अब क्रय कर सकते हैं, जैसे कि मकान का हमने उदाहरण ले लिया। और स्वतंत्र उपभोग क्या होता है, स्वतंत्र उपभोग वह होता है जो कि आपकी आय शून्य होने पर भी उपभोग किया जाता है, चाहे आपकी आय हो या ना हो। जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हैं, आपको खाना, जीने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो आपके पास पैसे हो या ना हो आप किसी से उधार लेंगे, लोन लेंगे, लेकिन खाना जरूर खाएंगे, ठीक है। तो वो होता है स्वतंत्र उपभोग। और प्रेरित उपभोग जो आय पर निर्भर होता है। इसी प्रकार से यथार्थ बचत ये क्या होती है, ये एक प्रकार से वह बचत होती है जो कि इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बस वास्तव में ये की जाती है। इतना समझ में आ गया। तो आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हैं यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके एक प्रकार से आपको नोट्स तैयार कर दिए हैं, तो इन्हें आप ठीक तरीके से रख लीजिए। परीक्षा में से इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा ही जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम करेंगे निवेश व्यय, ठीक है, उसके बाद सरकारी व्यय, फिर शुद्ध निर्यात। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।